हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है कंप्यूटर एवं संरचना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो इसके टॉपिक्स हैं, नंबर 1 है डेटा, नंबर 2 है सूचना विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नंबर 3 है प्राथमिक संचार मॉडल, प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल, नंबर 4 है मॉड्यूलेशन, नंबर 5 है सूचना संचरण इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, नंबर 7 है ट्रांसमिशन, नंबर 8 है ट्रांसमिशन मोड। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो नंबर 1 पढ़ते हैं हम डेटा के बारे में। तो अक्षरों, अंकों और सारणियों का वह समूह जिस पर प्रक्रिया करने पर अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है, डेटा कहलाती है। उदाहरण देख लेते हैं। किसी विद्यालय में अध्ययनरत मतलब उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी के नाम, परीक्षा के प्राप्तांक, परीक्षा का रोल नंबर आदि डाटा कहलाता है। मतलब किसी विद्यार्थी का उसमें नाम, उसके प्राप्तांक, ये सब का जो समूह होगा वो हमारा डेटा कहलाएगा। अगला टॉपिक है हमारा सूचना। तो सूचना के बारे में देखते हैं। डाटा को यदि किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित किया जाए और उसका उपयोगी अर्थ होता है, अर्थात अर्थपूर्ण डाटा को सूचना कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। छात्र के नाम, क्रमांक, कक्षा, अंकों इत्यादि को यदि व्यवस्थित किया जाए तो कक्षा के छात्रों का परिणाम ज्ञात किया जाता है तथा उसे व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना सूचना कहलाता है। अगर हम कोई विद्यार्थी का नाम निकालें और उसका रोल नंबर कुछ आए और उसका कक्षा किसी और विद्यार्थी का है, तो ये हमारे सूचना नहीं कहलाएगी। किसी विद्यार्थी के अर्थपूर्ण सूचना, उसका नाम सही आए, क्रमांक भी आए और कक्षा भी सही आए, वो हमारी सूचना कहलाएगी। तो हम अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है सूचना की विशेषताएं। सूचना में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1 है उपलब्धता। सूचना आवश्यकता अनुसार न केवल तुरंत उपलब्ध होना ही उपलब्धता है। मतलब कि हमें कोई सूचना चाहिए और वो हमें टाइम पर मिल जाए, तो वो उसकी उपलब्धता कहलाएगी। अगला पॉइंट है हमारा शुद्धता। सूचना सही रूप से तथा शुद्ध प्राप्त होना। उदाहरण देख लेते हैं। बैंकिंग में 100% होना, जैसे मतलब है कि उसकी हमें एकदम सही डिटेल प्राप्त होना शुद्धता कहलाएगी। तो हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है हमारा पूर्णता। यदि सूचना पूरी ना हो तो उसका अर्थ समाप्त हो जाता है। इसका आप समझ ही रहे होंगे। अगला है विश्वसनीय। सूचना अगर विश्वसनीय स्थिति में प्राप्त हो तो काम के काबिल होती है। अगर हम उस पर विश्वास ही नहीं कर सकते तो फिर वो हमारे काम की आएगी, इसलिए सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए। तो अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सूचना संचरण, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना सूचना संचरण कहलाता है। जैसे कि हमारी कोई सूचना है, उसे हम यहाँ से कहीं और पहुँचाएँ, वो हमारा सूचना संचरण कहलाता है। इस कार्य हेतु संचार लाइन जैसे तार, माइक्रोवेव, उपग्रह इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। सूचना ध्वनि, चित्र, चलचित्र, लेख आदि के रूप में भी प्राप्त हो सकती। तो सूचना संचरण के हम उदाहरण देख लेते हैं। नंबर 1 है ऑडियो संचरण। तो ये हमारा कॉल करने के लिए फॉर्म है जो कि ऑडियो संचरण के उदाहरण में आता है। ये है हमारा वाईफाई और ये है रेडियो। और अगला उदाहरण है हमारा वीडियो संचरण, जो कि हम किसी कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से भेज सकते हैं। अगला है डाटा संचरण, जो कि हम पीसी के द्वारा भेज सकते हैं। तो अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है प्राथमिक संचार मॉडल। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक युग में किसी भी कंप्यूटर को विश्व के किसी भी अन्य कंप्यूटर के साथ बड़ी आसानी व सरलता पूर्वक संबंध कर सूचनाओं एवं आंकड़ों का आदान प्रदान किया जा सकता है। सूचना का आदान प्रदान करने के लिए प्रेषक यानी कि सेंडर, अगर मैं आपको भेज रही हूँ तो मैं सेंडर हुई, तथा प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर, और आप उसे रिसीव कर रहे हैं तो आप प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर हुए। इन दोनों का होना मुख्य है। सूचनाओं का यह संचरण यानी कि आदान प्रदान
विभिन्न माध्यमों की सहायता से संपन्न किया जा सकता है। यह माध्यम ही सूचना का अवयव कहलाता है। सूचना भेजने तथा प्राप्त करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे टेलीफोन से बात करने के लिए तार अथवा वैद्युत तरंगों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कंप्यूटर की नेटवर्क प्रणाली में भी प्रेषक यानी कि सेंडर तथा प्राप्तकर्ता दो होते हैं तथा उनके मध्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों की सहायता से सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है। तो अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है? ये हमारा एक जगह से जैसे सूचना है, तो जब सबसे पहले जो प्रेषक होगा वो यानी कि सेंडर वो डाटा इनपुट कराएगा। देन जो हमारा संचार माध्यम है, जैसे वो किसी के द्वारा जा रहा है, वो संचार माध्यम होगा। और जो प्राप्त करता है यानी कि रिसीवर है, वो जो डाटा होगा उसको आउटपुट देगा। ये संचार प्रोटोकॉल कहलाता है। प्राथमिक संचार मॉडल के अवयव होते हैं। टाइप्स ऑफ प्राइमरी कम्युनिकेशन। नंबर 1, प्रेषक अथवा स्रोत व्यक्ति को जो प्रेषण हेतु डाटा प्रदान करता है। मतलब कि मैं सेंडर हूँ, तो जो मैं कोई आपको चीज़ भेज रही हूँ, तो उसमें जो लिखा हुआ है वो हमारा प्रेषण होगा। नंबर 2 है संचार माध्यम। वो किसके द्वारा जा रहा है? संचार माध्यम का उपयोग सूचना अथवा आंकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। नंबर 3 है संचार प्रोटोकॉल। संचार प्रोटोकॉल व तकनीकी नियम अथवा ऐसा निर्देश है जिनके द्वारा उपकरणों के मध्य संकेतों के संचार का संचालन किया जाता है। यह नियम सूचनाओं के संचार को नियंत्रित करते हैं। इन नियमों तथा विधियों के समूह को संचार प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो अगला है प्राप्तकर्ता रिसीवर। डाटा संचार का वह भाग जो प्रेषक द्वारा भेजी गई सूचनाओं को प्राप्त करता है, प्राप्तकर्ता कहलाता है। अगला देखते हैं ट्रांसमिशन। सिग्नलों की सहायता से आंकड़ों तथा सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करने की प्रक्रिया ट्रांसमिशन कहलाती है। यह विद्युत सिग्नल डिजिटल तथा एनालॉग होते हैं। अब एनालॉग ट्रांसमिशन देख लेते हैं क्या होता है। एनालॉग ट्रांसमिशन के अंतर्गत संचार लगातार होता है, जैसे ध्वनि, प्रकाश तथा रेडियो तरंगें। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि एम्पलीट्यूड, इसमें ये ऊपर जा रहा है देन नीचे आ रहा है, तो ये तरंगें हैं, तो ये एनालॉग ट्रांसमिशन का उदाहरण है। अगला देखते हैं डिजिटल ट्रांसमिशन। कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। यह ट्रांसमिशन में वोल्टेज की पल्स को 0 तथा 1 के द्वारा दर्शाया जाता है। बाइनरी डिजिट 0 यानी कि बंद तथा 1 चालू, ऑन का प्रयोग ऑन होता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। यह है डिजिटल ट्रांसमिशन का उदाहरण। जो इसमें होता है वो कुछ इस टाइप से, इसके जो रेज होती हैं वो इस टाइप से चलती हैं। ऊपर है तो 1 यानी कि ऑन, और नीचे है तो ऑफ यानी कि 0। अगला देख लेते हैं मॉड्यूलेशन क्या होता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करना मॉड्यूलेशन कहलाता है। नंबर 2 है डीमॉड्यूलेशन। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। ये इसका एकदम उल्टा होता है। तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है मॉड्यूलेशन के टाइप्स। तो देखते हैं। नंबर 1 है आयाम। किसी सिग्नल का आयाम किसी बिंदु पर उसका मान होता है। तरंग के किसी बिंदु से क्षैतिज अक्ष तक की ऊर्ध्वाधर दूरी को आयाम कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा ये सिग्नल जा रहे हैं और जो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये एम्पलीट्यूड कहलाएगी। ये मिनिमम यानी कि 0 मतलब नीचे की एम्पलीट्यूड है, और ये उसका मतलब है ऊपर है तो ये 1 है यानी कि ऑन। अगला है हमारा आवृत्ति मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इस तकनीकी में सिग्नलों की आवृत्ति में परिवर्तन को 0 तथा 1 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंतर्गत उच्चतम आयाम तथा कला नियम होते हैं, जबकि आवृत्ति परिवर्तित होती रहती है। इसके उदाहरण से समझते हैं।
जो इसमें ये हर बार की तरह इसी तरह से जा रही हैं 0 1 0 1, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी दूरी है ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। मतलब 1 सेकंड में जितनी दूर जा रही है उसकी जो जितनी दूरी बनेगी उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अगला टॉपिक देख लेते हैं, कलर मॉड्यूलेशन यानी कि फेज मॉड्यूलेशन। यह किसी तरंग के समय को सापेक्ष स्थिति में दर्शाती है। इसे डिग्री या रेडियन में नापा जाता है। इसमें एक वर्ड दे रखा है सापेक्ष। अगर जैसे कि देखते हैं ये जो आयाम लिखा हुआ है तो ये यहाँ से ऐसे गोलाई में जा रहा है, तो ये जब आगे तक भी जाएगा तो ये इसी गोलाई में जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऐसे जा रहा है फिर यहाँ से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ऐसा नहीं है। ये यहाँ से अगर गोलाई में जा रहा है तो ये आगे भी गोलाई में जाएगा। यही है हमारा कलर मॉड्यूलेशन। अगला देखते हैं संचरण मोड। डाटा का ट्रांसमिशन किसी भी माध्यम द्वारा निम्नलिखित 2 प्रकार से संपन्न होता है। संचरण हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो इसके टाइप्स देखते हैं। नंबर 1 है समांतर संचरण। इसके अंतर्गत बाइनरी डाटा के यानी संचरण से पहले डाटा को 0 या 1 के रूप में n बिटों के समूह में संगठित किया जाता है। समांतर संचरण में n बिट्स भेजने के लिए n वायरस का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यदि 8 बिट्स भेजनी है तो 8 तारों का प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब है जैसे कि ये सेंडर है और ये कोई सूचना भेज रहा है, तो जितने ये भेजेगा ये पैरेलल कम्युनिकेशन में जाएंगे यानी कि समांतर में, क्योंकि इसका नाम ही समांतर संचरण है। तो ये जितनी बिट भेजेगा उतने ही इसमें तारों का प्रयोग किया जाएगा। जो रिसीवर होगा ये उसमें जब ये जाएगा तो इसमें जितनी बिट होंगी उतने ही इसमें वायर का प्रयोग किया जाएगा। तो हम अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा क्रमिक संचरण। इसके अंतर्गत बाइनरी डाटा की प्रत्येक बिट एक दूसरे का अनुसरण करते हुए केवल एक ही तार के माध्यम से प्रेषित अर्थात भेजी जाती है। इस संचरण में केवल एक ही तार की आवश्यकता होती है। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें जितनी बिट भेजी जाए उतने ही तारों का प्रयोग हो, इसमें ओनली एक तार का प्रयोग होता है। तो यहाँ टॉपिक हमारा ख़त्म होता है या चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली इसी तरह यूपी बोर्ड के क्लास 10th के चैप्टर मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।